हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग ऑडिट इन आईटी एनवायरनमेंट चैप्टर्स को देख रहे थे। इसमें हम दूसरे सेक्शंस पे आते हैं, जो है हमारा फ्रेमवर्क्स एंड अप्रोचेज टू आईटी गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। इसको हम एक एक करके देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आईटी गवर्नेंस को समझते हैं। IT governance is overall framework that guides IT operations in an organization to ensure that it meets the need of the enterprise today and that it incorporates plans for future needs and growth. तो आईटी गवर्नेंस को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि ये एक ओवरऑल फ्रेमवर्क है जो कि गाइड करता है आईटी ऑपरेशंस को, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ये इंश्योर करने के लिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन का या उस इंटरप्राइजेज का जो नीड है, प्रेजेंट आज का जो नीड है, वो फुलफिल हो रहा हो और साथ ही साथ इसमें इनकॉर्पोरेट हो वो प्लान जो कि फ्यूचर नीड से रिलेटेड हो या ग्रोथ से रिलेटेड हो। ये हमारा आईटी गवर्नेंस होता है। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंटरप्राइज गवर्नेंस। जो हमारा आईटी गवर्नेंस होता है वो इंटरप्राइज गवर्नेंस, जो ऑर्गेनाइजेशन का गवर्नेंस है, उसका इंटीग्रल पार्ट होता है ये आईटी गवर्नेंस एंड कंप्राइज द ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस एंड अदर मैकेनिज्म। इसमें क्या है, जो आईटी गवर्नेंस है उसमें क्या क्या चीज़ शामिल होता है? ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस एंड अदर मैकेनिज्म दैट इंश्योर्स, ठीक है, जो इंश्योर करेगा क्या कि आईटी सिस्टम सस्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटेजी while बैलेंसिंग रिस्क्स एंड इफेक्टिवली मैनेजिंग रिसोर्सेज। तो ये इसमें कह रहा है कि ये कंप्राइजेज है, इसमें इंक्लूडेड है ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड अदर मैकेनिज्म, जो ये इंश्योर करता है कि जो आईटी सिस्टम है, ठीक है, आईटी सिस्टम सस्टेन करेगा ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, जो स्ट्रेटेजी है उसको, और ये विथ बैलेंसिंग द रिस्क, जो भी रिस्क है उसको बैलेंस करते हुए इन सब चीज़ों को, ऑर्गेनाइजेशनल गोल स्ट्रेटेजी को अचीव करेगा आईटी सिस्टम जो भी इम्प्लीमेंटेड है वहाँ, ठीक है। और इसमें जो रिसोर्सेज है उसको इफ़ेक्टिवली मैनेज किया जाएगा। रिस्क बैलेंस होने चाहिए और जो रिसोर्सेज हैं वो इफ़ेक्टिवली मैनेज होने चाहिए। तो ये चीज़ है हमारा आईटी गवर्नेंस से रिलेटेड। इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं जो 6 प्रिंसिपल्स फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ आईटी हैं। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो इसमें जो 6 प्रिंसिपल्स हैं वो प्रिंसिपल्स आप एक एक करके देख ले। इसमें क्या है, तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। कोई भी इंडिविजुअल हो या ग्रुप्स हो जो रेस्पॉन्सिबल है तो उसकी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो कि उसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी इन रेस्पेक्ट ऑफ बोथ सप्लाई ऑफ एंड डिमांड फॉर, ठीक है, आईटी का सप्लाई हो या आईटी की डिमांड हो, उसके संदर्भ में जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी इंडिविजुअल की हो, ग्रुप की हो, वो उसे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। दोज विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शन आल्सो हैव द अथॉरिटी टू परफॉर्म दोज एक्शंस। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये पॉइंट याद रखेंगे कि दोज विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शंस आल्सो हैव द अथॉरिटी, जिसको कि रेस्पॉन्सिबिलिटी है किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, दे मस्ट हैव द अथॉरिटी टू परफॉर्म दोज एक्शंस। यदि आप रेस्पॉन्सिबल है तो आपके पास वो अथॉरिटी होना चाहिए कि आप वो एक्शन परफॉर्म कर सकें। दूसरा प्रिंसिपल है स्ट्रेटेजी, ठीक है। तीसरा है एक्विजिशन, चौथा है परफॉर्मेंस, पांचवा है कन्फॉर्मेंस एंड छठा है ह्यूमन बिहेवियर। तो ये 6 प्रिंसिपल्स है आईटी गवर्नेंस से रिलेटेड। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। इसमें स्ट्रेटेजी में क्या है कि ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस स्ट्रेटेजी टेक्स इनटू अकाउंट, जो ऑर्गेनाइजेशन की कुछ बिजनेस स्ट्रेटेजी होगी दैट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट द करंट एंड फ्यूचर कैपेबिलिटीज ऑफ आईटी, ठीक है। एक तो बिजनेस की स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखना चाहिए, जो हमारा आईटी अभी है उसकी करंट और फ्यूचर कैपेबिलिटी क्या है। द प्लान फॉर यूज ऑफ आईटी, जो आईटी को यूज करने के जो प्लान है वो सेटिस्फाई कर रहे हो करंट एंड ऑन गोइंग नीड्स। अभी वर्तमान में क्या नीड्स हैं,
और ऑनगोइंग नीड्स क्या होंगे उसको सेटिस्फाई कर रहा हूँ, ये हमारा स्ट्रेटेजी है। एक्विजिशन है कि आईटी एक्विजिशंस आर मेड फॉर वैलिड रीजंस। जो भी हम आईटी एक्विजिशन कर रहे हैं वो ऐसे ही नहीं होना चाहिए, कोई वैलिड रीजन होना चाहिए, कोई पर्पस होना चाहिए जिस कारण हम एक्विजिशन कर रहे हैं आईटी का, ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोप्रिएट एंड ऑन गोइंग एनालिसिस। और इसके लिए क्या है कि एक तो एनालिसिस हमें करना पड़ेगा जो कि अप्रोप्रिएट हो, ठीक है, उसमें विथ क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, और जो भी डिसीजन मेकिंग हो वो क्लियर हो और ट्रांसपेरेंट हो जब हम आईटी को एक्वायर कर रहे हों, तो ये चीज़ें होनी चाहिए उसमें, ये भी एक प्रिंसिपल है। देयर इज अप्रोप्रिएट बैलेंस बिटवीन बेनिफिट्स, अपॉर्चुनिटीज, कॉस्ट्स एंड रिस्क इन बोथ द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो इसमें ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे कि एक बैलेंस होना चाहिए कि हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या कॉस्ट है, क्या रिस्क है, ये सारे एक दूसरे के साथ बैलेंस होने चाहिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो एक्विजिशन या लॉन्ग टर्म के लिए एक्विजिशन हो। नेक्स्ट है हमारा परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में क्या है कि आईटी इज फिट फॉर द पर्पस इन सपोर्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोवाइडिंग द सर्विस लेवल ऑफ सर्विस एंड सर्विस क्वालिटी रिक्वायर्ड टू मीट द करंट एंड फ्यूचर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। तो ये परफॉर्मेंस है जो आईटी हमने अडॉप्ट किया है, वो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शनिंग है उसको सपोर्ट कर रहा हो, ठीक है, और साथ ही साथ जो है ये प्रोवाइड कर रहा हो सर्विस, जो लेवल ऑफ सर्विस क्या है, सर्विस की क्वालिटी क्या है, ये हमारा परफॉर्मेंस से रिलेटेड पार्ट है जो कि करंट और फ्यूचर बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कन्फॉर्मेंस की, जो हमारा आईटी है वो कंप्लाई करे जो भी मैंडेटरी लेगिस्लेशन है, रेगुलेशन है, एक्ट्स है, पॉलिसीज है, प्रैक्टिसेज है, उसके साथ ये कंप्लाइंस करे। और नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन बिहेवियर। तो ये हमारे टोटल 6 प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेटेजी, एक्विजिशन, परफॉर्मेंस, कन्फॉर्मेंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, ये सारे 6 प्रिंसिपल्स हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं आईटी गवर्नेंस के 3 टास्क मॉडल क्या है, ये आप ध्यान में रखेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। एक इवैल्यूएशन है कि जो हमारा करंट और फ्यूचर यूज ऑफ आईटी है उसका इवैल्यूएशन होना चाहिए। दूसरा डायरेक्ट प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसीज, जो भी स्ट्रेटेजी है, पॉलिसीज है, ठीक है, उसका डायरेक्ट प्रिपरेशन और इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ये दूसरा टास्क मॉडल है। टू इंश्योर दैट यूज ऑफ आईटी मीट्स बिजनेस ऑब्जेक्टिव, मतलब ये कि जो हमारा जो भी पॉलिसीज है, स्ट्रेटेजी है, तो बिजनेस की जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है वो फुलफिल हो रहा हो, तो उसके प्रिपरेशन और इम्प्लीमेंटेशन का। तो पहला इवेल्युएशन है, दूसरा प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसीज, एंड द थर्ड वन इज मॉनिटर कन्फॉर्मेंस टू पॉलिसीज एंड परफॉर्मेंस। मतलब ये जो भी है कि पॉलिसीज है या जो हमारा स्ट्रेटेजी था उसके अगेंस्ट परफॉर्मेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों से कंप्लाइंस है कि नहीं है, उन सब के साथ कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये 3 टास्क मॉडल है, इवेल्युएशन, प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसीज, एंड द थर्ड वन द मॉनिटर। किस चीज़ का मॉनिटर करना है, तो ये कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है विद द पॉलिसीज एंड परफॉर्मेंस अगेंस्ट द स्ट्रेटेजी। नाउ इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया। तो इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया में क्या है कि इंफॉर्मेशन नीड्स टू कंफॉर्म टू सर्टेन कंट्रोल क्राइटेरिया और एट्रीब्यूट्स। मतलब इंफॉर्मेशन के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, मतलब कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि उसमें होने चाहिए। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट बनाया था, तो एज पर वो आईटी ऑडिट मैनुअल था जिसमें मैंने 7 टाइप्स बताए थे। इसमें आप इसको ध्यान में रखेंगे कि वहाँ पे मैंने 7 बताया था, उसमें एक चीज़ है जो कि एज पर ये स्टैंडिंग ऑर्डर जो भी है उसके हिसाब से 8 एट्रीब्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन बताए गए हैं, तो उनको आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसमें क्या है, एक इफ़ेक्टिवनेस है, दूसरा इफ़िशियंसी है, तीसरा कॉन्फिडेंशियलिटी है, चौथा इंटीग्रिटी है, पांचवा नॉन रेपुडिएबिलिटी, छठा अवेलेबिलिटी, सातवां कंप्लाइंस है, एंड द एट्थ वन इज रिलायबिलिटी। हमने इसके लिए एक फार्मूला बनाया था। अ, ये फार्मूला हमारा था AIRCE, ठीक है। A फॉर अवेलेबिलिटी, I फॉर इंटीग्रिटी, R फॉर रिलायबिलिटी, C फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी एंड कंप्लायंस, E फॉर इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी,
इसमें आप एक चीज़ और ध्यान में रख लेंगे, नॉन रेपुडिएबिलिटी, दिस इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक, आल्सो एन एट्रीब्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये 8 प्रकार के हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। इफ़ेक्टिवनेस कहने का मतलब कि एक तरह से जो भी है इफ़ेक्टिवली होना चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन है वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए, किसी बिजनेस से रिलेटेड जो भी हो। मतलब ये कि ये डिलीवर इन टाइम होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, कंसिस्टेंट एंड यूजेबल मैनर होना चाहिए। इफ़िशियंसी कहने का मतलब ये इफ़िशिएंट हो, कि जो भी मतलब कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है, ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा हो, मतलब कि ये एक तरह से हमारा इफ़िशिएंट होना चाहिए, मोस्ट प्रोडक्टिव होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स दैट द डाटा, जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है या जो कॉन्फिडेंशियल नेचर के, वो ऐसे ही पब्लिकली नहीं अवेलेबल होने चाहिए। तो मतलब कि ऑथोराइज्ड एक्सेस होना चाहिए, अनऑथोराइज्ड एक्सेस ना हो, ये चीज़ इसमें होने चाहिए। नॉन रेपुडिएबिलिटी मतलब ये है कि दैट अ पार्टी कैन नॉट लेटर डिनाई ओरिजिनेटिंग डाटा एंड इज बेस्ड ऑन प्रोविजन of proof of the integrity and origin of the data that can be verified by a third party। मतलब ये है कि बाद में हम डिनाई नहीं कर सकते कि ये डाटा हमारा अलग है या क्या है, ठीक है, कि पहले ये था अब ये है। बाद में हम डिनाई नहीं कर सकते कि ये डाटा इससे रिलेटेड नहीं है या हमारा नहीं है। तो ये नॉन रेपुडिएबिलिटी, कि ये इन्फॉर्मेशन हाँ ये सही है, हम इसे डिनाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी, कि जब भी हमें ज़रूरत हो इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। ये अवेलेबिलिटी कंप्लाइंस है विद द लॉज, रेगुलेशन, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट जो भी है उससे कंप्लाइंस करना चाहिए। और एक रिलायबिलिटी कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रोविजंस है अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट टू ऑपरेट द एंटिटी एंड एक्सरसाइज इट्स फिडुशियरी एंड गवर्नेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसकी एक विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। तो ये हमारे 8 एट्रीब्यूट्स थे इंफॉर्मेशन के। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, इसमें ऑप्शंस आपके पास होंगे, उनमें से सेलेक्ट करना होगा। पूछ सकता है कि विच इज़ नॉट अ क्राइटेरिया या एट्रीब्यूट ऑफ एन इंफॉर्मेशन, यू हैव टू फाइंड आउट कि जो इससे रिलेटेड नहीं है। तो आपको ये चीज़ जानने चाहिए। उसके बाद है आईटी रिसोर्सेज, इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आईटी रिसोर्सेज कहने का मतलब जो भी हमारा आईटी सिस्टम है उसमें रिसोर्सेज क्या है। तो 4 रिसोर्सेज, 4 जो भी है उसको 4 मतलब कि 4 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारा आईटी एप्लीकेशन है। आईटी एप्लीकेशन कहने का मतलब ये हमारा ऑटोमेटेड सिस्टम है एज वेल एज एसोसिएटेड मैनुअल प्रोसेस। जो भी मतलब कि जो भी ऑटोमेटेड सिस्टम है अलॉन्ग विथ जो मैनुअल एसोसिएटेड मैनुअल प्रोसीजर है वो हमारा होगा। तो एक हो गया हमारा आईटी एप्लीकेशन। दूसरा है इंफॉर्मेशन, जो हमारा डाटा है इन ऑल फॉर्मेट्स, इनपुट के फॉर्म में हो, प्रोसेसिंग के फॉर्म में हो, आउटपुट के फॉर्म में हो, ठीक है। जो भी आईटी सिस्टम के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है तो वो सारा का सारा डाटा हमारा इंफॉर्मेशन है। द थर्ड वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स कि जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी, फैसिलिटीज़, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग इन्वायरमेंट जो भी है, ऑल दिस जो भी है वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। एंड द फोर्थ वन इज पीपल। तो ये 4 हमारे आईटी रिसोर्सेज हैं। आफ्टर दिस वी डिस्कस अबाउट कंट्रोल्स। अर्लियर हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी है। तो कंट्रोल क्या है कि ए कंट्रोल को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो ये डेफिनेशन आप लोग ध्यान में रख सकते हैं कि कंट्रोल्स आर द पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रैक्टिसेज एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, कंट्रोल्स क्या है? पॉलिसी हो सकता है, प्रोसीजर हो सकता है, प्रैक्टिस हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो सकता है, जो कि इस तरीके से डिजाइन हो जो कि हमें प्रोवाइड करे, एश्योरेंस प्रोवाइड करे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस ऑब्जेक्टिव विल बी अचीव्ड एंड अनडिजायर्ड इवेंट विल बी प्रिवेंटेड और डिटेक्टेड एंड करेक्टेड। तो ये हमारा आईटी मतलब कि जो कंट्रोल है, आईटी कंट्रोल है, या कंट्रोल को हम डिफाइन करें तो ये पॉलिसीज, प्रोसीजर, प्रैक्टिसेज एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। और ये इस तरीके से डिजाइन किया हुआ होता है कि हमें ये एश्योरेंस प्रोवाइड करे टू मीट, ठीक है, जो भी डिजायर्ड टारगेट्स हैं, अचीव है, ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो, ऑर्गेनाइजेशन के, बिजनेस के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव्ड हो रहे हों। और कुछ ऐसा अनडिजायर्ड इवेंट्स हैं तो उसको प्रिवेंट किया जाए या रोका जा रहा हो, ठीक है, और उसको
करेक्ट किया जा रहा हो। तो ये कंट्रोल्स का मकसद ये होता है। कंट्रोल्स मैनुअल भी हो सकता है, ऑटोमेटेड भी हो सकता है। आईटी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड अ कंप्लीट सेट ऑफ हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स टू बी कंसिडर्ड बाय मैनेजमेंट फॉर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ ईच आईटी प्रोसेस। तो एक तरह से ये कंप्लीट सेट ऑफ हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स होते हैं। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स जो होता है वो सेट ऑफ हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको कि कंसीडर किया जाना चाहिए मैनेजमेंट के द्वारा, किस पर्पज़ के लिए? फॉर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ आईटी प्रोसेस। तो कोई भी आईटी प्रोसेस जो भी हो रहा तो उसको इफेक्टिवली कंट्रोल करने के लिए मैनेजमेंट के द्वारा कंसीडर किया जाने वाला, ठीक है, एक सेट ऑफ हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स होता है जो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है वो। नेक्स्ट है एडेक्वेसी। ठीक है, एडेक्वेसी कहने का मतलब कि एडेक्वेट है कि नहीं। तो एडेक्वेसी ऑफ कंट्रोल्स मीन्स कि वेदर दे आर प्रॉपरली डिजाइंड। एडेक्वेसी ऑफ कंट्रोल कहने का मतलब कि जो कंट्रोल है वो प्रॉपरली डिजाइन है कि नहीं। एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल वेदर दे आर फंक्शनिंग एज प्लान्ड आर बोथ इम्पोर्टेंट। यहाँ पे दो चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, एडेक्वेसी, व्हाट इज एडेक्वेसी एंड व्हाट इज इफेक्टिवनेस। तो एक तो ये कि हमारा कंट्रोल प्रॉपरली डिजाइन है कि नहीं, जैसा उसको होना चाहिए वो उस हिसाब से है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड एडेक्वेसी। मतलब कि ये कंट्रोल रिक्वायर्ड है, ऐसा होना चाहिए, यदि उस तरीके से है मतलब ये कि एडेक्वेसी ऑफ कंट्रोल है। और जो कंट्रोल हमने जो प्लान किया था वो उस हिसाब से फंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो हमारा इफ़ेक्टिवनेस हो गया। तो हमने ये चीज़ जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, तो उन लोगों के लिए है कि दो तरह के कंट्रोल्स हैं। एक हमारा जनरल कंट्रोल है और एक हमारा एप्लीकेशन कंट्रोल है। तो जनरल कंट्रोल नाम से यह स्पष्ट है कि जनरल है। तो ये वो कंट्रोल्स होते हैं विच रिलेट टू इन्वायरमेंट विद इन विच कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन सिस्टम्स आर डेवलप्ड, मेंटेन्ड एंड ऑपरेटेड एंड विच आर देयरफॉर एप्लीकेबल टू ऑल एप्लीकेशंस। तो जनरल कंट्रोल किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए नहीं होते हैं, ओवरऑल सब के लिए होते हैं। तो इसमें क्या है कि ये एक तरह से रिलेट करता है इन्वायरमेंट के, इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है जिसमें कि जिसके जिस इन्वायरमेंट में हमारा कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन सिस्टम डेवलप हुआ है, मेंटेन हो रहा हो या ऑपरेट कर रहा हो, ठीक है। तो ये ओवरऑल पूरे आईटी सिस्टम के लिए हो गया कि एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए नहीं है। तो ये ध्यान में रखेंगे, ये जनरल कंट्रोल है। टाइप्स ऑफ जनरल कंट्रोल को यदि हम समझें तो ये इतने तरह के जनरल कंट्रोल हैं। जब हम जनरल कंट्रोल पे वीडियोज़ लाएंगे तो उसमें हम इन सब चीज़ों को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये कुछ हमारे पास जनरल कंट्रोल्स हैं। इसको आप वीडियो पॉज करके आप एक एक करके देख सकते हैं क्या क्या जनरल कंट्रोल्स हैं। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में, जब हम जनरल कंट्रोल्स पे वीडियो लाएंगे उस समय। द सेकेंड वन इज एप्लीकेशन कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल चूँकि हमने ऊपर देखा, जनरल कंट्रोल हमारा ओवरऑल एप्लीकेशन जो भी आईटी सिस्टम है, पूरे के पूरे इन्वायरमेंट के अंदर जो भी आईटी सिस्टम का डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, ऑपरेशन जो भी हो रहा है वो ओवरऑल से रिलेटेड है। लेकिन एप्लीकेशन कंट्रोल यूनिक टू इच कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन, पर्टिकुलर एप्लीकेशन से रिलेटेड होता है। एप्लीकेशन कंट्रोल्स को डिवाइड किया जा सकता है 4 कैटेगरीज में। एक इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग, तीसरा आउटपुट एंड चौथा कंट्रोल ओवर एप्लीकेशन सिक्योरिटी। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एग्जांपल्स जो एप्लीकेशन कंट्रोल के हैं तो उसको हम देख लेते हैं एग्जांपल्स में क्या क्या चीज़ हो सकते हैं। तो सिस्टम एडिट चेक ऑफ द फॉर्मेट ऑफ इंटर डाटा टू प्रिवेंट पॉसिबल इनवैलिड इनपुट्स, चूँकि इनपुट कंट्रोल को लेकर के है तो इनपुट को रोकना। एप्लीकेशन इन्फोर्स्ड कंट्रोल्स दैट प्रिवेंट यूजर्स फ्रॉम परफॉर्मिंग ट्रांजेक्शन दैट आर नॉट पार्ट ऑफ देयर नॉर्मल ड्यूटीज। तो उस तरीके के ट्रांजेक्शन्स को भी रोकना जो कि नॉट पार्ट ऑफ द नॉर्मल ड्यूटीज के हैं, ये एप्लीकेशन उसको भी एक तरह से वहाँ पे ये चीज़ लगाएगा, कंट्रोल करेगा। The creation of detailed reports and transactions control total that can be balanced by various units to the source data to ensure that all transactions have been posted completely and accurately. Controls एक तरह से सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है कि इन सब चीज़ों के अगेंस्ट, यदि एप्लीकेशन कंट्रोल प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड है तो एक तरह से सेफ गार्ड होगा अगेंस्ट डुप्लीकेशन को रोकेगा। कोई मतलब कि इनविजिबल है या अनट्रेसेबल प्रोसेसेज है उसको कॉन्सील करना या छुपाना, इन सब चीज़ों को रोकता है।
डाटा लॉस को रोकेगा यदि कंट्रोल प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड है, करप्शन ऑफ फाइल्स है, मैनिपुलेशन ऑफ डाटा है, पावर फेलियर, फ्लक्चुएंस, वायरस, कंप्यूटर एब्यूजेज, इन सब चीज़ों से एक तरह से हमारा एप्लीकेशन कंट्रोल सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है। ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि एब्सेंस ऑफ ऑडिट ट्रेल्स वुड आल्सो मेक इट डिफिकल्ट to ensure the efficient and effective functioning of a computerized system for an auditor। तो एप्लीकेशन कंट्रोल के लिए फॉर द फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम कंसिडर करें तो ऑडिट ट्रेल्स का होना ज़रूरी है। यदि ऑडिट ट्रेल्स नहीं है तो जो इफ़िशियंट और इफ़ेक्टिव फंक्शनिंग किसी कंप्यूटराइज सिस्टम का उसको इवेल्युएट करना ऑडिटर के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशंस वेयर आईटी सिस्टम्स आर ऑपरेटेड और कॉन्ट्रैक्टेड बाय आउटसाइड एजेंसीज that employ their own standards and controls. Absence of controls could also make the system vulnerable to remote and unauthorized access। तो कहीं पे कुछ ऐसे आईटी सिस्टम्स ऑपरेट हो रहे हैं या कुछ इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट है कि आउटसाइड एजेंसीज से सर्विस लिए जाते हैं, तो उस केस में यदि कंट्रोल्स नहीं होंगे प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड तो एक तरह से वो वल्नरेबल होंगे रिमोट एक्सेस के लिए और अनऑथराइज्ड एक्सेस उसका किया जा सकता है। तो ये पॉइंट्स होना चाहिए ताकि कंट्रोल एप्लीकेशन कंट्रोल होंगे ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोका जा सके। इसमें तो वीडियो चूँकि लंबा ना हो जाए तो इसलिए मैं नेक्स्ट पोर्शन को आज यहीं तक रखते हैं, कंट्रोल तक। नेक्स्ट पोर्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों ने इसे समझ में आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। तब तक के लिए थैंक्स टू एवरीवन एंड जय हिंद।